नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया इन्हें पहचानती है, इनके किए गए कामों को जानती है। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो नाम के विलेज में हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इनका देहांत 5 दिसंबर 2013 को जोहानेसबर्ग नामक जगह में हुआ, ये भी साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। मंडेला जी ने 27 साल जेल में बिताया और 27 साल बाद जब जेल से बाहर आए तो वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए। तो ये हमारा इंडिया है, ये एशिया है और यहाँ पर लोकेटेड है हमारा इंडिया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ अफ्रीका के साउथ में साउथ अफ्रीका लोकेटेड है। देखिए ये रहा साउथ अफ्रीका, ये उसकी सैटेलाइट इमेज है साउथ अफ्रीका की। तो ये साउथ अफ्रीका की बाउंड्री आप देख सकते हैं, देखिए ये साउथ अफ्रीका की बाउंड्री है ये, और ये पूरा साउथ अफ्रीका रीजन है। अब यहाँ पर मवेजो नाम की जगह है ये रही, जहाँ पर साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है जहाँ पर हमारे नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल जनरल स्टडी विद सूर्यांश मिश्रा को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @सूर्यांश मिश्रा। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये उस समय की बात है जब नेल्सन मंडेला अपनी प्रिजन खत्म करके 27 साल बाद जेल से बाहर आए थे और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए थे। 10 मई 1994 मॉर्निंग की बात है, सुबह सुबह की बात है, 10 मई 1994 की। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होने वाला था। तो एक सेरेमनी थी साउथ अफ्रीका में जो होने वाली थी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर होने वाली थी सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। और इस सेरेमनी में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी कि नेल्सन मंडेला कसम खाने वाले थे, ओथ लेने वाले थे प्रेसिडेंट के पद की। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट चुने गए उससे पहले वहां पर ब्लैक्स का रूल था। व्हाइट्स, जो व्हाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो क्या करते थे, ब्लैक जो लोग थे वहां पर साउथ अफ्रीका में उनको सप्रेस करते थे, उनको डिप्रेस करते थे, उनको किसी भी काम करने नहीं देते थे, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें भारत में दिए जाते हैं, इंडिया में मिलते हैं, वो वहां पर उन लोगों को नहीं दिए जाते थे। इसी की वजह से वहां पर लगातार आंदोलन होते रहते थे और नेल्सन मंडेला भी आंदोलन में शामिल रहे, जिसकी वजह से उन्हें 27 साल जेल में भी रहना पड़ा। तो अब साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट चुनी जाने वाली थी और सबसे पहले व्हाइट प्रेसिडेंट के बाद सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने, हमारे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्रेसिडेंट बने सबसे पहले। तो देखिए ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी इसी चीज के लिए हुई थी, क्योंकि आज ओथ सेरेमनी होने वाली थी साउथ अफ्रीका में 10 मई 1994। सबसे पहले पोडियम पे, यानी पोडियम जो स्टेज होता है ना जहाँ पर ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क गए, उन्होंने सबसे पहले कसम खाई, सबसे फर्स्ट नंबर पे जाते हैं क्योंकि वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। सेकंड, उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट। इस समय रामनाथ कोविंद है, तो उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट कसम खाएंगे यानी ओथ लेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट कसम खाते हैं यानी ओथ लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हुआ, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क गए, उसके बाद थाबो मैप्की गए, ये सेकंड नंबर पे गए और ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे नेल्सन मंडेला गए जो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला वाज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जिनानी, और उस सेरेमनी में मंडेला जी अपनी डॉटर के साथ गए थे जिसका नाम था जिनानी। तो जब तीसरे नंबर पे मंडेला जी गए स्टेज पर ओथ लेने के लिए, तो उनकी स्पीच की, जो उन्होंने स्पीच दी थी उस दिन, उस स्पीच की कुछ खास बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करी। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था? जो व्हाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक लोगों को डिप्रेस करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया था, और अगर कोई भी आवाज उठाता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, जैसे कि मंडेला जी के साथ हुआ। 27 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ाई करनी पड़ी, इसलिए कि वो इंसान नहीं है इसलिए।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंडेला जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करी, यानी कि इसका मतलब है सप्रेशन ऑफ ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका, यानी जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका के, बाय द वाइट्स। क्योंकि वाइट्स जो थे उन्हें पहले इनके पास पावर थी साउथ अफ्रीका में, लेकिन अब ब्लैक्स के पास पावर आने लग गई थी, यानी कि अब इक्वल इक्वल, अब फंडामेंट, अब जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका चुनाव होने वाला था साउथ अफ्रीका में। तो जब स्पीच दी मंडेला जी ने 10 मई को, तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मेंशन करी, आउट लॉस, यानी जो बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। देखिए अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही थी साउथ अफ्रीका में, और इस पॉलिसी की वजह से जो बाकी नेशन थे उन्होंने अपना कनेक्शन तोड़ लिया था साउथ अफ्रीका से। तो जो साउथ अफ्रीका के पीपल थे ना, इस अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से उन्हें दूसरी कंट्रियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था साउथ अफ्रीका को। अच्छा, अपार्थाइड पॉलिसी क्या है वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। उससे पहले आप समझिए आउटलॉस क्यों थे, क्योंकि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थे, अपार्थाइड की वजह से ये लोग आउटलॉस थे। अच्छा, आउटलॉस थे कौन? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका जो थी ना, वो डिप्लोमेटिक तरीके से दूसरी कंट्रियों से कटी हुई थी। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम दूसरे देशों को अपना जो सामान बनता है हमारे देश में उसको सेल करते हैं, और दूसरे देशों से इंपोर्ट भी कराते हैं अपने देश में। दूसरे देश के लोग हमारे देश में रहने भी आते हैं, यानी घूमने के लिए, ऐसे ही। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड पॉलिसी बन रही थी ना, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी साउथ अफ्रीका में ब्लैक जो पीपल थे उनको दबाया जा रहा था, उनके राइट्स को छीना जा रहा था। इसी वजह से दूसरे देशों ने क्या किया था, इनके देश से कनेक्शन तोड़ लिए थे डिप्लोमेटिक, यानी कि ना तो अब एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, ना इम्पोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने धन्यवाद दिया इंटरनेशनल गेस्ट का फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अफ्रीका। यानी कि जो लोग पहले अपार्थाइड की पॉलिसी वजह से, अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वहां पर अफ्रीका में, उसकी वजह से जो लोग आ नहीं रहे थे उनके देश में, यानी कि जिन जिन कंट्रियों ने उनसे डिप्लोमेटिकली रिलेशन कट कर दिया था, यानी कि ना कोई व्यापार कर रहे थे, ना किसी भी तरीके की सहायता दे रहे थे साउथ अफ्रीका को, तो वो लोग जब आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है, यानी कि अब सारे लोग साउथ अफ्रीका के इक्वल है, ना कोई काला है ना कोई गोरा है, यानी कि रंग के भेद पर, काले गोरे के भेद पर वजह से कोई भी भेदभाव नहीं है अब साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अब रेशियल गवर्नमेंट नहीं रही, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने वाली थी साउथ अफ्रीका में। और सबसे पहले प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट हमारे मंडेला जी बने, नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने उन इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक किया जो अफ्रीका में आए थे उस दिन, टू टेक पोजेशन विद देयर कंट्री, यानी कि अब जो पहले रिलेशन टूटा हुआ था दूसरी कंट्रियों से, अब वो रिलेशन जुड़ गया है दोबारा। तो उसी की वजह से उन्होंने थैंक करा दूसरी कंट्रियों के गेस्ट को, यानी कि जो भी लोग आए थे दूसरी कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव। तो एट लास्ट ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका गॉट देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन क्या है? इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है फ्रीडम। तो देखिए पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का क्या मतलब हुआ, जो ब्लैक लोग थे यानी काले लोग थे, जो जिनका रंग काला था अफ्रीका में, उन लोगों को पहले कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार व्हाइट लोगों के पास थे, जो गोरे लोग थे अफ्रीका में उन्हीं लोगों के पास थे। और इन लोगों को जो ब्लैक काले लोग थे वो इसी अधिकार को पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई मतलब मारपीट नहीं, मतलब पॉलिटिकली लड़ाई कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। तो अब लास्ट में उनकी सारी मेहनत, उनका सारा परिश्रम फल लाया, क्योंकि अब उन्होंने पॉलिटिकली अपने राइट, अपनी फ्रीडम को गेन कर लिया है, यानी कि अब उन पर पॉलिटिकली अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है। किस चीज का? सभी चीजों का, जो पहले उन्हें नहीं दी जा रही थी। तो अब वो फ्री है पॉलिटिकली। इसी बात को मेंशन किया नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में। तो ये 4 पॉइंट्स है नेल्सन मंडेला की स्पीच के। तो अब हम अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो ये पॉलिसी देखिए, अपार्थाइड जो पॉलिसी थी वो एक सिस्टम था जिस सिस्टम के कारण जो काले गोरे लोग थे उनमें भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, देखिए, वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन दैट एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम 1948 अंटिल द अर्ली 1990s। तो अब हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? 1994 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्लेज ली गई है ना वो 1994 में ली गई है 10 मई को। तो अब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब काले लोग, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक कलर के लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपना अधिकार गेन कर लिया था
और वहां पर रेशियल गवर्नमेंट की बजाय, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी थी अब इस समय। तो उस समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहले समय में क्या होता था ना, रेशियल का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कलर के वजह से भेदभाव होना लोगों में, ठीक है, जैसे कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, तो काले लोगों को कोई अधिकार नहीं है, गोरे लोगों को अधिकार है, ऐसा वहां पर पहले लोग मानते थे। और इसी की वजह से वहां पर जो ब्लैक लोग थे, उन्हें, ब्लैक कलर के पीपल थे, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। अपार्थाइड पॉलिसी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एन authoritarian political culture based on white supremacy, which ensured that South Africa was dominated politically, socially, economically by the nation's minority white population। यानी कि जो देश में, जो साउथ अफ्रीका जगह थी, वहां पर व्हाइट लोग थे ना, जो गोरे कलर के लोग थे, व्हाइट कलर के पीपल थे, वो माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी का मतलब काफी कम थे। ब्लैक के जो पीपल थे ना, वो ज्यादा थे, ब्लैक कलर पीपल बहुत ही ज्यादा थे नंबर में, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी कम्युनिटी उन्हें डोमिनेट कर रही थी, यानी कि जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर अधिकार कर रहे हुए थी माइनॉरिटी कम्युनिटी व्हाइट लोगों की। तो आज ये खत्म हो चुका था। तो यही पॉलिसी को बोलते हैं हम अपार्थाइड। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉलिसी। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो स्पीच जब डेली नेल्सन मंडेला ने, तो उसके ठीक आफ्टर क्या हुआ, यानी उसके बाद क्या हुआ, ठीक स्पीच देने के ठीक बाद क्या होता है नेल्सन मंडेला जी के साथ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन करे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। The highest general of African Defense Force and Police saluted Mandela and pledged their loyalty. A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new African flag. देखिए, स्पेक्टिकुलर एरे जो यहाँ पर वर्ड लिखा है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। यानी कोई चीज अगर आपको अट्रैक्टिव लग रही है, कोई कलरफुल लग रही है, कोई बढ़िया लग रही है, जिस किसी भी चीज को देखने का मन कर रहा है, तो उसको आप स्पेक्टिकुलर एरे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ने मेंशन किया है कि जब उन्होंने स्पीच खत्म कर ली, तो ऊपर से, जैसे कि आप 26 जनवरी की परेड देखते हैं इंडिया गेट पर जो भारत में होती है, तो वहां पर क्या होता है ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं और गाड़ियां निकलती हैं, तोप निकलती हैं, ठीक है, हमारे शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही वहां पर हुआ था। तो अफ्रीकन जेट्स आए थे, वो हवा में ऊपर उड़ते हुए गए थे, हेलीकॉप्टर गए थे, ट्रूप कैरियर्स गए थे, कैरियर गए थे, और परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग, जहां पर ये सेरेमनी हो रही थी, जहां पर ओथ सेरेमनी हो रही थी, उसी के ऊपर से हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर वगैरह परफेक्ट फॉर्मेशन में गए थे, और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था वहां के लोगों को। तो उसी चीज को यहाँ पर मंडेला जी ने मेंशन किया है। और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वो है द हाईएस्ट जनरल ऑफ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, यानी जो पुलिस और आर्मी के लोग थे, उनके हाईएस्ट ऑफिसर, जनरल यानी ऑफिसर, हाईएस्ट पोस्ट वाले ऑफिसर, उन्होंने उनको सल्यूट करा था मंडेला को। क्यों किया था? क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट है, अब वो प्रेसिडेंट पद की शपथ ले चुके हैं, इसलिए उन्हें सल्यूट करा था। एंड उन्होंने लॉयल्टी को अपने प्रेस किया था, यानी कि उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं मंडेला जी, क्योंकि आप अब हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। ऐसा उन्होंने यहाँ पर मंडेला जी ने यहाँ पर मेंशन क्यों किया है, उसकी एक कारण है, क्योंकि जो पहले समय था, यानी कि जो 27 साल उन्होंने जेल में बिताए, अब 1994 से पहले का जो समय था, उस समय ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे, इन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था, इन्होंने ही उनको उत्पीड़न किया था, यानी कि इन्हीं इन्हीं लोगों ने उन पे अत्याचार किया था, और आज यही लोग उनको सल्यूट मार रहे हैं। पहले उन पे अत्याचार क्यों किया गया? क्योंकि पहले वो ब्लैक थे, और पहले ब्लैक लोगों पे अफ्रीका में कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से जब वो आंदोलन कर रहे थे अपने राइट्स को गेन करने के लिए, अपने मानव अधिकारों को गेन करने के लिए, तब उन पे अटैक हुए, ठीक है। उन्हें अगर अरेस्ट करके उनकी फैमिली से दूर रख दिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स ने, इनकी मौजूदगी में इन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन आज समय उल्टा हो चुका है, आज यही लोग, यही पुलिस ऑफिसर्स, यही आर्मी ऑफिसर मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि मुझे सल्यूट कर रहे हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है स्पीच के बाद मंडेला जी की, वो है शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। शेवरॉन का मतलब क्या होता है ना, पैटर्न इन शेप ऑफ वी, यानी कि एक वी शेप में बनाता हुआ जेट्स। इम्पाला एक नाम है जेट्स का, ठीक है, इम्पाला नाम है जेट्स का। वो इम्पाला जेट्स क्या, उन्होंने क्या करा, एक शेप बनाई वी की शेप। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ऐसी शेप बनाते हुए इम्पाला जेट्स चले गए, ठीक है, ऐसी शेप बनाते हुए आगे बढ़ते गए वो लोग, जेट्स। तो ऐसी शेप बनाई इन्होंने वी की, ठीक है, ऐसी शेप वी की, ओके। तो ऐसे यहाँ पर एक प्लेन होगा,
यहाँ पर एक जेट होगा, यहाँ पर दूसरा जेट होगा, यहाँ पर एक और जेट होगा, और यहाँ पर एक और होगा, और एक इन फ्रंट में होगा। तो ऐसे करके यानी शेप वी शेप बनाते हुए आगे बढ़ गए वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से। और उन्होंने ये जो प्लेन थे इम्पाला जेट्स थे, ये उड़ रहे थे तो पीछे धुआं छोड़ते हैं जेट्स। तो ये जो धुआं छोड़ रहे थे, ये जो धुआं छोड़ रहे थे, ये किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। 5 कलर है, आप मेंशन कर लीजिए। देखिए 5 कलर है, ये आप याद कर सकते हैं। ये 5 कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो ये जो है अफ्रीका का जो नया फ्लैग बनने वाला था, नेशनल फ्लैग होने वाला था, उसके 5 कलर थे। उस जो जैसे कि इंडिया का फ्लैग है उसमें ट्राई कलर है, ट्राई कलर फ्लैग है, ऐसे ही वहां पर जो अफ्रीका का फ्लैग है उसमें 5 कलर थे। तो ये जो जब जेट्स गए, इम्पाला जेट्स यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से, तो ये जो धुआं छोड़ते हुए जा रहे थे, जो एक फ्लैग तरीके की फॉर्मेशन बना रहा था, ये 5 कलर दिखा रहा था जो कि अफ्रीका के झंडे में मौजूद थे। चलिए, तो आप देखिए इनॉग्रेशन डे वाज सिंबलाइज्ड, यानी कि नेल्सन मंडेला जी के लिए वो वाला जो सेरेमनी थी, जो ओथ सेरेमनी वाला दिन था, वो किस लिए महत्वपूर्ण था? यानी उनके लिए उस दिन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे ज्यादा जो उनके दिल को बात छुई वो क्या था? ठीक है, तो देखिए प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स, यानी कि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाई गई थी। 2 नेशनल एंथम कौन कौन सी थी? जो एक पहले नेशनल एंथम थी जब व्हाइट लोगों का रूल था ना, व्हाइट कलर के पीपल का जब रूल था साउथ अफ्रीका में, तो उस टाइम जो नेशनल एंथम थी वो भी उस दिन गाई गई। और अब जो नई नेशनल एंथम है, जो ब्लैक कलर के पीपल थे साउथ अफ्रीका में, जो वो नेशनल एंथम गाते थे, आज वो भी गाई गई ओथ सेरेमनी वाले टाइम पे। तो विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सेकेलर आई अफ्रीका। तो ये वाली जो एंथम है, नेशनल एंथम है, ये किसने गाई? व्हाइट लोगों ने गाई। और ब्लैक ने क्या गाई? डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि ये पुरानी एंथम है ऑफ द रिपब्लिक, जो पहले समय से चलती आई है, वो अब ब्लैक लोगों ने गाई। और निकोसी सेकेलाल आई अफ्रीका, ये व्हाइट लोगों ने गाई। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है कि नेशनल जो नेल्सन मंडेला है, उनको ओथ सेरेमनी वाला दिन सबसे ज्यादा याद क्यों रहा? यानी सबसे ज्यादा उनके दिल को क्या बात छुई उस दिन, ओथ सेरेमनी वाले दिन? तो यही बात आप लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री राइज ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन साउथ अफ्रीका, यानी कि ये वाला जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, जो रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम था, ये साउथ अफ्रीका में आया कैसे? तो उसी की हम बात करेंगे। देखिए, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोयर वार and before the birth of Mandela, the whites of Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the black. In the last decade of 20th century, this system was banned in Africa. This system was replaced by democratic system. और ये किस तरीके से हुआ? This happened due to the sacrifices of thousands of African patriots. यानी कि ये देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं ना, जो अब लास्ट में अब सिस्टम खत्म हो चुका है, जो पहले जो अपार्थाइड पॉलिसी चल रही थी, जिसकी वजह से ब्लैक लोगों को अधिकार नहीं था, कोई भी रेशियल डोमिनेशन जो हो रहा था अफ्रीका में, आज वो खत्म हो चुका है। और आज सबसे पहले नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट थे। वो इस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं कि अब अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट सब एक हैं, यानी सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। तो आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चुनाव हो चुका है। तो उसी बात को यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ये जो हुआ, यानी कि अब तो ठीक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन ली गई, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनने से पहले जो रेशियल गवर्नमेंट बनी, जो अपार्थाइड पॉलिसी आई, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे आई? तो उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया है मंडेला ने। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड, यानी फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 20th सेंचुरी का पीरियड का मतलब क्या हुआ? 1900 से 1910 तक। ठीक है, फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या होता है? 1900 से, ठीक है, 1900 से 1910 तक, 1910 तक का समय होता है डिकेड। तो इस समय के दौरान क्या हुआ था? अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटल एंग्लो बोयर वार, यानी इसी पीरियड के समय में
एंग्लो बोयर वार हुई थी। बिटर यानी कि बहुत भीषण युद्ध हुआ था, और मंडेला के जन्म से पहले की बात है ये। जो वाइट यानी गोरे लोग थे अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंस को, यानी कि आप काले हैं हम गोरे हैं, इस जो डिफरेंस था इसको पॉलिटिकली उठा दिया कि हम गोरे हैं, हम पे ज्यादा अधिकार होने चाहिए, आप लोग काले हैं, आपको मतलब छोटे काम ही करने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे देश में था ना, पहले था, अब नहीं है। पहले हमारे देश में था जो SC ST बने, ठीक है, छुआछूत होता था पहले, ऐसे ही वहां पर अफ्रीका में भी यही होता था। ठीक है, जो अनटचेबल्स थे जो हमारे देश में रिमूव करे गांधी जी ने, यानी कि अब तो सब इक्वल हैं, लेकिन पहले के समय में यहाँ भी यही पॉलिसी होती थी कि जो SC ST लोग हैं, जो OBC हैं, उनसे थोड़ा भेदभाव किया जाता था। तो ऐसे ही अफ्रीका में किया जाता था, लेकिन अब अफ्रीका में भी लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में देखिए जो वाइट लोग थे, वाइट कलर के लोग थे, पीपल थे, उन्होंने अपने जो अपना डिफरेंस था, यानी आप काले हैं हम गोरे हैं, तो इस जो डिफरेंस को उठा दिया पॉलिटिकली, और इसी की वजह से एक सिस्टम तैयार कर दिया उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का, कि हम गोरे लोग हैं और हम पे ज्यादा अधिकार होने चाहिए। इसको पॉलिटिक्स में उठा के उन्होंने अपनी सत्ता जमा ली गोरे लोगों ने, और उसके बाद जो काले लोग थे, यानी ब्लैक कलर के पीपल थे, उन पे अधिकार करना चालू कर दिया, उनके राइट्स को छीनना चालू कर दिया। और अगर कोई भी ब्लैक पीपल उनके विरुद्ध आवाज उठाता था तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे, उसके अधिकारों को छीन लेते थे, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था अफ्रीका के अंदर पहले के समय में। यानी ये समय का 1900 से 1910 के टाइम है, और मंडेला के बर्थ के पहले ही ये पॉलिसी खड़ी हो चुकी थी, राइज हो चुकी थी। और अब ये खत्म कब हुई है, जो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेट है। क्योंकि देखिए आपको किस समय की बात कर रहे हैं हम, 10th मई की बात कर रहे हैं ना, 10th मई की बात कर रहे हैं हम, 1994 की टाइम है। 10th मई 1994 की बात हो रही है अब, तो लास्ट वाला डिकेट चल रहा है। ठीक है, लास्ट डिकेट है। अब इसके बाद 2000 आ जाएगा, और उसके बाद नया डिकेट 21st सेंचुरी चालू हो जाएगी। तो लास्ट डिकेट यानी कि शुरू की यानी फर्स्ट डिकेट में चालू हुआ, और लास्ट की डिकेट में जाके अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, कंप्लीटली बैन हो चुका है अफ्रीका में। और इसके बजाय इसको रिप्लेस कर दिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो हमारे भारत में भी है डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब सब लोग इक्वल है। कोई भी मतलब नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, कुछ नहीं, कोई काला है कोई गोरा, ऐसा भी कुछ नहीं। सब इंसान है, सब इंसानों पे इक्वल राइट होने चाहिए, सब ह्यूमन बीइंग है। और दिस हैपन ड्यू टू द सेक्रीफाइस, यानी ये सब हो क्यों पाया, ये हो पाया क्योंकि हजारों हजारों लोग जो कि देशभक्त थे, अफ्रीकन देशभक्त थे, उन लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया। अपनी जिंदगी को हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने भी 27 साल जेल में बिताई। किस वजह से, कि उनको ह्यूमन बीइंग की तरह रहने का अधिकार नहीं है, उनको अपनी फैमिली के साथ रहने का अधिकार नहीं है, उनको स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने का अधिकार नहीं है। इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने पे उनको 27 साल जेल में रहना पड़ा, और ऐसे ही जाने कितने हजार लोग मारे गए वहां पर अफ्रीका में। तो इसी चीज को यहां मेंशन किया गया है, और इनके जो सेक्रीफाइस थे, इनके जो बलिदान थे, उसका आज फल मिला है। और आज हमारे देश में डेमोक्रेसी ने दोबारा जन्म लिया है। आज हम ब्लैक लोग को भी अधिकार मिला है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया है। तो अब 1994 में आके इन लोगों को अधिकार मिला, ब्लैक लोगों को अफ्रीका के। अब सब लोग इक्वल थे अफ्रीका में 1994 के बाद से। चलिए आगे चलते हैं। अब है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अपार्थाइड क्या हुआ। यानी कि अपार्थाइड पॉलिसी ने, हमने देखा कि हजारों लोगों की कुर्बानियां गई, हजारों लोग कुर्बान हुए, यानी हजारों लोगों की मृत्यु हुई और सेक्रीफाइस दिए उन लोगों ने। हजारों लोग जेल में रहे, उसमें से नेल्सन मंडेला भी हैं जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए। इसका लेकिन अपार्थाइड पॉलिसी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, यानी पॉजिटिव भी नेचर भी है अपार्थाइड पॉलिसी का नेल्सन मंडेला जी के हिसाब से। ठीक है, तो वो पॉजिटिव नेचर क्या है अपार्थाइड पॉलिसी का, वो हम देखते हैं। Decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, etc. Men of extraordinary courage, wisdom, generosity. Mandela learned the meaning of courage from these comrades. Mandela saw men facing attacks and torture without breaking and showing strength and resilience that defies the imagination. यानी कि इसका जो अपार्थाइड पॉलिसी जो चल रही थी अफ्रीका में 1994 से पहले जो बैन हो चुकी थी, 1994 में आके जो बैन हुई, उससे पहले जो चल रही थी इस पॉलिसी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, ऐसा
नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया है। तो यानी कि जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी जो काले लोगों पे उत्पीड़न हुए, उनके साथ उनके जो राइट्स थे, ह्यूमन राइट्स थे, उनका खंडन किया गया, उनको दिया नहीं गया, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया कि उसने हर काले ब्लैक लोगों को एक शक्ति दी। यानी कि उन लोगों को पहले वो लोग डरते थे, लेकिन जब ज्यादा ऑपरेशन हुआ तो उन लोगों पे शक्ति आई, उन लोगों को ब्रेव बना दिया। ठीक है, मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। यानी ये जो ओलिवर थम्बोज है, द ओलिवर थम्बोज क्यों लिखा गया है, इसका मतलब यह किसी का नाम नहीं है ये, इसका मतलब है ये जो ओलिवर तम्बो था, ये बहुत ही ब्रेव मैन था। वॉल्टर सिसुलस, ये बहुत ही ब्रेव मैन थे, जैसे कि हमारे देश के गांधी मान लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ये भी अपने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने भी योगदान दिया अपार्थाइड पॉलिसी को रिमूव करने के लिए साउथ अफ्रीका से। तो इसी के कारण वहां पर साउथ अफ्रीका में ऐसे हजारों लोग पैदा हुए। यानी वॉल्टर सिसुलस जैसे एक नहीं है अब, ये आपने जो ऑपरेशन, यानी आपने जो हमारे राइट्स का खंडन किया, आपने हमको दबाया, आपने हमारे अधिकारों को छीना, इसकी वजह से हमारे देश में हजारों क्रांतिकारी जन्म हुए, हजारों क्रांतिकारियों का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में, ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रखते हैं अपने साथ, यानी बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। अब वो डरपोक नहीं है, ब्रेव है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले लोग हैं और जेनरसिटी वाले लोग हैं। ठीक है, जेनरसिटी का मतलब है हम्बलनेस, यानी वो इतने इतने पोलाइट लोगों को आपने जन्म दिया, आपने जो हमारे अधिकार छीना, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आया। मंडेला ने बोला कि मैंने भी सीखा, क्या सीखा, करेज सीखा फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यानी इन शक्तिशाली लोगों से, इन देशभक्तों से मैंने भी सीखा, मैंने भी हिम्मत ली, मैंने भी शक्ति का अनुभव करा, मैंने भी हिम्मत जुटाई इन्हीं लोगों से। मंडेला जी ने एक चीज और बोली कि मंडेला ने ऐसे लोगों को देखा जो अटैक को सहते रहे, टॉर्चर को सहते रहे, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि उन्हें देशभक्ति प्यारी थी, उन्हें अपना देश प्यारा था, उन्हें अपने से मतलब नहीं, अपने देश ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो टूटे नहीं, जो अत्याचारों को सहते रहे, क्योंकि उन्हें उनमें विश्वास था कि हमारा देश एक दिन आजाद होगा, एक दिन हमारे देश में भी डेमोक्रेसी आएगी। तो ये 3 पॉजिटिव इंपैक्ट है अपार्थाइड पॉलिसी के नेल्सन मंडेला जी के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। थॉट्स ऑफ मंडेला, यानी कि इसमें मंडेला ने इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बोले हैं जो शायद आ सकते हैं आपके एग्जाम में। द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर। यानी कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरे नहीं, पर वो है जो अपने डर को जीत ले। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। यानी कि जो आदमी की, जो मनुष्य की सच्चाई है, अच्छाई है, वो कभी छुप नहीं सकती, वो कभी गायब नहीं हो सकती, वो थोड़ी देर के लिए छुप ही सकती है, लेकिन वो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। अच्छाई हमेशा मनुष्य के अंदर रहती है, ये ऐसा मानना है मंडेला का। अच्छा, ऐसी बात उन्होंने क्यों कही कि मैन्स गुडनेस इज कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश? तो जब वो जेल में थे ना, तो उन जो लोग उनको खाना वाना देने आते थे ना, जब उन पर अत्याचार होता था ना जेल पे, जब उन्हें मारपीट होती थी, तब कुछ लोग जो वहां पर काम करते थे, यानी कि जो पुलिस में थे, उनमें से एक गार्ड के जो सिक्योरिटी थी, उनमें से एक सिक्योरिटी वाले के आंखों में वो हम्बलनेस देखते थे, वो चमक देखते थे कि हम हमारी उसी उसी चमक को देखकर इन्हें हिम्मत मिलती थी, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है इस चैप्टर में। तो ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है नेल्सन मंडेला के हिसाब से? ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब है, अच्छा ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्विन मतलब दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है, नेल्सन मंडेला ने बोला है। तो देखिए, सबसे पहले एक किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने फैमिली की प्रति। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के प्रति। ठीक है, फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में मंडेला ने बात कही है कि ऑब्लिगेशन टू फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन, obligation to people, society and country. In Africa, it was almost impossible for a black man to fulfill both of these obligations. In Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live like apart, to life apart, to light existence of segregation and rebellion. यानी कि अगर कोई भी काला व्यक्ति अफ्रीका का
अगर ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था, यानी कि अपने दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा निभाने की कोशिश करता था, तो उसको छोड़ा नहीं जाता था। ठीक है, अगर एक लॉफुल सोसाइटी है, जैसे अगर भारत की बात करें या अब अफ्रीका की बात करें, समय के अफ्रीका 2020 की अफ्रीका की बात करें, तो अब कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभा सकता है और अपनी फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी निभा सकता है, अपने सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी को भी निभा सकता है, अपने पेरेंट, अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ साथ निभा सकता है, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका में क्या हो रहा था ना, जो लोग थे, ब्लैक ब्लैक पीपल थे, उनका अधिकार छीना जा रहा था, उनके पास, उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा था, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। तो मंडेला कहते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमारे देश, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, यानी जो ब्लैक पीपल है वो उनकी कम्युनिटी के हुए, ठीक है, तो अगर उनमें से किसी पे भी अत्याचार हो रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें बचाएं, उनके अत्याचार से उनको बचाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति। अब फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई कि फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, फैमिली का ध्यान दें। तो ये दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। लेकिन अगर अफ्रीका में किसी भी पे अत्याचार हो रहा था, अगर हम उसे बचाने जाते, मंडेला अगर कोई भी ब्लैक, किसी भी ब्लैक पे अत्याचार हो रहा था उसको बचाने जाता, तो उस पर खुद अत्याचार होने लग जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको उसकी फैमिली से दूर रख दिया जाता था, कहाँ पर, जेल वगैरह में। ठीक है, अ टोलाइट एग्जिस्टेंस, टोलाइट यानी एक अंधेरा भरा जिंदगी, सेक्रिकेसी यानी अकेलापन और रिबेलियन, गुस्से से भरा। ठीक है, मन करता था कि हम कुछ करें लेकिन कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम जेल में रह के कर भी क्या लेंगे, कोई अधिकार हमारा नहीं था वहां पर। ऐसा नेल्सन मंडेला ने मेंशन किया है। तो ट्विन ऑब्लिगेशन ऐसी सोसाइटी में जहां पर अधिकार न दिए जाए, यानी पहले के अफ्रीका में, 1994 से पहले के अफ्रीका में दोनों ऑब्लिगेशन, कोई भी ह्यूमन बींग, कोई भी ब्लैक कलर का लोग, ठीक है, कोई भी ब्लैक कलर का पीपल वहां पर नहीं कर पा रहा था अफ्रीका में। तो इसे ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब था अंधेरा भरा जिंदगी। ठीक है, तो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात करी गई है। अब नाउ मंडेलास बॉयहुड फ्रीडम, यानी कि जो बचपन में जब वो छोटे थे नेल्सन मंडेला, तो उनके हिसाब से उनकी फ्रीडम कर्टेल थी या बची हुई थी। यानी कि जब वो छोटे थे, बॉयहुड का मतलब जब वो एकदम छोटे बच्चे थे, तब उनके हिसाब से उनको फ्रीडम मिली हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में, जो उनकी मम्मी का घर था, ठीक है, यहाँ पर हट है, शट लग गया है, ओके, हट है, तो जो हट था उनकी मदर्स हट था, उसके पास वो रह सकते थे, यानी घूम सकते थे, टू रन, भाग सकते थे अपने फील्ड, यानी मैदान वगैरह जो होते हैं ना, खेत वगैरह, क्योंकि गांव में पैदा हुए थे ये, तो अपने मम्मी के पास की जो झोपड़ी थी उसके पास जो मैदान थे वहां पर वो भाग सकते थे फ्रीली। अपने जो गांव में जो नदी निकलती थी, जो नदी निकलती थी वहां पर तैर सकते थे वो फ्रीली, और खाना बना सकते थे रात के तारों के नीचे बैठ के एकदम फ्रीली। राइड ऑन द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि जो धीमे धीमे भैंस चल रही है उनके पीछे वो बैठ के घूम भी सकते थे। ठीक है, यानी कि इतनी फ्रीडम थी उनके पास। लेकिन एज लॉन्ग एज मंडेला ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, यानी कि जब तक ये फ्रीडम उनके पास थी, जब तक कि वो अपने पापा की बात माने, और जो उनके कस्टम है, उनके ट्राइब के जो कस्टम है, यानी कि जो उनकी ट्राइब करते आ रही है, अपने अधिकारों का खंडन होता आ रहा है उनके, तो अगर अपने अधिकारों को आप खंडन होने दे रहे हैं तो आप वहां पर इतनी स्वतंत्रता आप पा सकते हैं। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि अगर आप अपने ऊपर अत्याचार सह लेंगे वहां पर साउथ अफ्रीका में, तो आप पे दूसरा अत्याचार नहीं होगा। यानी कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आप काले हैं साउथ अफ्रीका में, और अगर आप इस बात को सह सकते हैं, तो आप पे आगे का कोई अत्याचार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आवाज उठाई तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ, समझे? ऐसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया आपको। चलिए आगे चलते हैं। और अब जब वो थोड़े स्टूडेंट, यानी जो बॉय थी, उस टाइम पे फ्रीडम जो समझते थे वो उतनी थी। अब जैसे जैसे वो थोड़े बड़े हुए और स्टूडेंट लाइफ में आए, यानी कि जब छात्र बने वो, तो विद्यार्थी बने, तो उनके हिसाब से फ्रीडम क्या थी? एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ। तब उन्हें लगा कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है, और मुझे इतनी ही फ्रीडम चाहिए कि मैं रात में बाहर रह सकूं, टू स्टे आउट एट नाइट, टू रीड व्हाट ही प्लीज, यानी जो मेरा मन करे मैं वो पढ़ सकूं, टू गो वेयर ही चूज, यानी कि जहां पर मैं जहां पर भी मैं जाना चाहूँ वहां पर मैं जा सकूं, टू गो वेयर ही चूज, ओके, जहां पर भी मेरा मन करे मैं वहां पर जा सकूं, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बोला। ठीक है, ये तीन चीज थी जो उनके जब वो स्टूडेंट लाइफ में आए, तब उन्हें लगा कि मुझे अगर ये तीन फ्रीडम मिल जाए तो मैं अपने आप को फ्री कह सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जब वो जवान हुए, ठीक है, यंग मैन बने, यानी कि जवान हुए, तब उनके हिसाब से फ्रीडम का जो क्राइटेरिया था उनका चेंज हो गया। फिर से क्या हुआ? एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जहां पर उनकी मृत्यु भी हुई थी, इसी जगह में हुई थी, अचीविंग इज पोटेंशियल,
सब ठीक है। जब वो जवान हुए तो अब उन्हें लगा कि मेरे लिए अगर मैं फ्री अपने आप को कह सकता हूँ, तो मैं अपने आप को फ्री कब कह सकता हूँ, जब मैं अपना जो जितना भी मैं कैपेबल हूँ, यानी कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के कैपेबल हूँ, तो क्या मैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पा रहा हूँ, यानी अगर मैं सरकारी नौकरी के पा सकता हूँ, तो अगर मैं सरकारी नौकरी पा रहा हूँ, जैसे कि वहां पर जो ब्लैक थे उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आने का अधिकार नहीं दिया जा गया था, बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट वहां पर नहीं मिल सकती थी ब्लैक लोगों को। तो इसलिए बोला कि अचीविंग हिज पोटेंशियल, यानी कि अगर मैं जितना कैपेबल हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ कि मैं कोई बड़ा ऑफिसर बन सकूँ, तो अगर मुझे बनने दे रहे हैं वहां पर, तो मैं फ्री हूँ। और मैं जितना कमाने योग्य हूँ, यानी जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है, जितनी मेरे में स्किल्स है, उसके हिसाब से अगर मैं जितना कमा सकता हूँ, अगर मुझे उतना कमाने दिया जा रहा है, तो मैं फ्री हूँ। मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, यानी कि अगर मैं शादी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से, और अपनी फैमिली को रख सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से, तो मैं फ्री हूँ। ऐसा उन्हें लगा यंग मैन के तौर पे कि अगर ये तीन मुझे राइट मिले हुए हैं, तो मैं फ्री कह सकता हूँ अपने आप को। और ये सारी फ्रीडम नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करनी चाहिए ना लॉफुल सोसाइटी, यानी अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अगर लॉफुल सोसाइटी है, जहाँ पर लॉ का कानून की कानून को ही ऊंचा माना जाता है, तो ऐसी सोसाइटी में इन तीनों अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर कोई भी सोसाइटी ऐसी है जो जहाँ पर कानून ही सर्वोपरि है, और जहाँ पर संविधान का महत्व है, वहां पर ये तीनों राइट किसी से भी नहीं छीन सकते। तो अब मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कैसे ज्वाइन करी। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो वहां पर एक पार्टी थी जो फाइट कर रही थी वाइट के अपोजिट में, ठीक है। वाइट से अपना ब्लैक लोगों के साथ थी ये पार्टी, और ये जो थी ना, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी इसमें 7 तरीके के लोग जिनके साथ बदतमीजी हो रही थी, जिनके अधिकारों का खंडन हो रहा था, जिनके फंडामेंटल राइट्स का खंडन हुआ था, वो लोग सब इस जो कांग्रेस थी इसको ज्वाइन कर सकते थे, इसके साथ आ सकते थे। और इसमें मिलके ये जो थी कांग्रेस थी, ये पार्टी थी, ये किसके खिलाफ लड़ रही थी, ये वाइट लोगों के खिलाफ लड़ रही थी, अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ लड़ रही थी। जो वाइट लोग अधिकार नहीं दे रहे थे ना ब्लैक लोगों को, उनके खिलाफ लड़ रही थी ये वाली पॉलिसी। इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हर तरीके के लोग जुड़ सकते थे, वाइट लोग भी जुड़ सकते थे इसके अंदर, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। अब देखिए, ही सॉ दैट फ्रीडम ऑफ एवरी ब्लैक इन साउथ अफ्रीका वाज कर्टेल्ड। जब ये जवान हो गए तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा जो राइट है उसको छीना जा रहा है, नहीं, हर काले व्यक्ति का साउथ अफ्रीका में राइट छीना जा रहा है। थस ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब जब उन्होंने ये देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति का राइट छीना जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, उसके मानव अधिकारों को छीना जा रहा है, तब उन्हें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा। देन जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तब उन्हें उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो और बढ़ गई, क्योंकि डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल एनिमेटेड मंडेलास लाइफ। यानी कि अब उनकी लाइफ एनिमेटेड होने लगी। एनिमेटेड का मतलब है अब वो एक ही तरीके से जिंदगी जीने लगे कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है अपने देश के प्रति, अपने लोगों को, अपने जो ब्लैक लोगों को जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है उन लोगों को अधिकार दिलाना, अब यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा हक है, अब यही मेरा कर्तव्य है, और इसी के लिए वो अब जीने लगे, ठीक है। जो करने मतलब मुझे करना पड़े वो सब मैं करूंगा कि मैं अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, चाहे मुझे 27 साल जेल में रहना पड़े तो मैं 27 साल जेल में रहूंगा, ठीक है, चाहे मुझे थोड़ा उत्पीड़न सहना पड़े तो मैं सहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो अब उनके जो लाइफ को एनिमेट किया जा रहा था ना, एनिमेट का मतलब है अब वो एक ही उद्देश्य के साथ चल रहे थे कि मेरे लोगों को अधिकार मिलना चाहिए अफ्रीका के अंदर। तो मंडेलास फिलोसफी ऑन ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड, यानी कि अब जो ये मंडेलास की फिलोसफी है ऑन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, यानी कि जो लोग वहां पर अधिकार छीन रहे थे ब्लैक लोगों का, यानी वाइट लोग छीन रहे थे, जो व्हाइट कलर के पीपल थे अफ्रीका में, वो ब्लैक लोगों का अधिकार छीन रहे थे उनसे। तो मंडेला ने बोला, अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी कि जो किसी का अधिकार छीन रहा है वो खुद भी प्रिजन में है, वो खुद भी जेल में है। किसकी जेल में? नफरत की जेल में, क्योंकि वो किसी का अधिकार कैसे छीन सकता है, वो खुद मानव नहीं है, उसने वो खुद नफरत का शिकार हो चुका है, वो उसकी खुद छोटी सोच का शिकार हो चुका है, तो वो तभी किसी और की फ्रीडम को छीन रहा है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता का खंडन कर चुके हैं या करवा चुके हैं। कैसे? क्योंकि जो किसी का अधिकार छीन रहा है वो खुद भी ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक नहीं है, और जिसका अधिकार
जिसका अधिकार छिना हुआ है वो भी ह्यूमैनिटी नहीं मिल पा रही है, यानी उसको भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। वो भी ह्यूमन बीइंग के जो अधिकार होते हैं जो सबको दिए जाने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिन्हें मानव अधिकार भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के मानव अधिकारों को छीन रहा है तो वो खुद भी ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक नहीं है, और जिसके छीन रहे हैं उसके अधिकार तो ऑलरेडी छीन ही रहे हैं, तो उसकी जो मानवता है उसका खंडन हो रहा है। तो नेल्सन मंडेला ने बोला कि जिसका अधिकार छीन रहा है और जो छीन रहा है, इन दोनों को उनकी जेल से बाहर निकालना होगा। जो छीन रहा है वो नफरत की जेल में कैद है, और जो छीन रहा है किसी और का अधिकार वो नफरत की जेल में कैद है, और जिसका अधिकार छीन रहा है वो उस व्यक्ति की जेल में कैद है। ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियो अगर आप और पाना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो और भी बना पाएं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।